अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व कर रहे थे हम स्काईलाइन मोटल का हम एक सवाल सॉल्व कर रहे थे जो कि 4 पार्ट से मुश्तमिल था, जिसमें ए पार्ट में हमने जो है उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज परफॉर्म की थी और उसके बी पार्ट में हमने उसके बनाए थे लेजर्स अकाउंट, 3 फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट जो हम वीकेंड की बुक को फॉलो करते हुए हमने बनाए थे, जो कि मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ। ये था हमारा सवाल जो हम सॉल्व कर रहे थे और मैंने बोला था ये 4 वीडियोस पे मुश्तमिल होगा क्योंकि इसके 4 पार्ट्स हैं। ये आपको ट्रायल बैलेंस उस स्काईलाइन मोटल का May 31, 2014 का गिवन था, जिसको हमारे पास यहाँ पर फिर कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज दी हुई थी 6 और कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए हुए थे कि हमें क्या करना है। तो ए वाले पार्ट में बेसिकली हमें कहा गया था कि हमें एडजस्टिंग एंट्रीज परफॉर्म करनी है, जो कि हमने कर ली थी पिछली वीडियोस में। अगर आपको वो वीडियो चेक करनी है तो ऊपर आई बटन में आ रही होगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सारी एडजस्टिंग एंट्रीज हमने परफॉर्म की थी। उसके बाद इसका जो बी पार्ट था उसमें हमें बनाने थे 3 फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट, जो कि डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस होता है। उसमें साथ साथ उसमें बैलेंस कैलकुलेट हो रहा होता है, तो एंड में आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ होता है। जस्ट आपको निकाल के उसको ट्रायल बैलेंस में पुट करना होता है। तो बी पार्ट में हमने ये सारे इसके जो है लेजर अकाउंट्स बनाए थे, जो कि सारे आ गए थे इसमें। जो एडजस्टिंग एंट्रीज के थे, जो पुराने ट्रायल बैलेंस में जो गिवन थे वो थे। अब एडजस्टिंग एंट्रीज वगैरह के बाद जो लेजर्स अकाउंट में जो क्लोजिंग निकली है, जब एडजस्टिंग एंट्रीज परफॉर्म करके जो फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसको बेसिकली कहा जाता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब कि उस महीने की ट्रायल बैलेंस आप ऑलरेडी बना चुके थे, यानी 31 मई 2014 की ट्रायल बैलेंस आप बना चुके थे, लेकिन उसमें कुछ एडजस्टिंग की है आपने, कुछ एंट्रीज ऐसी थी जो बाद में एड ऑन हुई है, जो आपने उसमें एडजस्ट की थी। तो अब जब वो एंट्रीज एडजस्ट हुई हैं, यानी वो एंट्रीज एड अप हुई है, तो अब जाहिर सी बात है वो ट्रायल बैलेंस में भी आएंगी, आपकी बैलेंस शीट में भी इम्पैक्ट डालेंगी, इनकम स्टेटमेंट में भी इम्पैक्ट डालेंगी। तो जब ऐसे एडजस्टिंग एंट्रीज आपकी परफॉर्म होती है तो आपका ट्रायल बैलेंस भी दूसरा बनता है, तो उसको हम कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो वही हम इसमें वीडियो में बनाएंगे, जो कि हमारा सी पार्ट है, जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑन May 31। तो May 31 का हमें बनाना है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो कि हम बनाते हैं हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज को देखते हुए और पुराने वाले ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज़ को देखते हुए, या बल्कि हमारे पास लेजर अकाउंट्स बने हुए तो सिंपल हम लेजर अकाउंट्स के थ्रू ही चलते हैं। तो लेजर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह है कि पहले हेडिंग में आपके पास जो है जिसके लिए आप बना रहे हैं उसका कंपनी का नाम आएगा, जैसे कि अभी हम स्काईलाइन मोटल का बना रहे हैं, और दूसरी हेडिंग में यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की जगह बस आपको एक और वर्ड ऐड करना है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ताकि वो बताए उसको कि ये आपका एडजस्टेड वाला ट्रायल बैलेंस है। उसके बाद नीचे डेट आ जाएगी और आपके अकाउंट टाइटल्स, और एक साइड पर डेबिट दूसरी साइड पर क्रेडिट, जो कि एंड में आपके दोनों बैलेंस होंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अकाउंट टाइटल्स में कोशिश करें कि सबसे पहले आप जो है बड़े अकाउंट्स लिया करें, डेबिट वाले, जैसे कि कैश हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया और आपके कैपिटल वगैरह। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं कैश वगैरह से। अगर हमारे पास कैश गिवन है तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला लेजर अकाउंट कौन सा है, जो कि कैश ही है। तो मैं इसी सीक्वेंस में लिख लेता हूँ जो सीक्वेंस में हमारे पास लेजर अकाउंट बने हैं, ताकि कोई बीच में से कोई मिस ना हो जाए। तो कैश हमारे पास जो है, कैश का हमारे पास बैलेंस आप देख सकते हैं, बैलेंस आया था 3500 और हमारा कैश हमें पता है डेबिट इन नेचर होता है, जो कि प्लस होता है तो वो डेबिट होता है। तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे कैश, यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी कैश और जिसकी वैल्यू थी 3500। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं अपने अगले अकाउंट की तरफ, जो कि है बेसिकली सप्लाईज। तो सप्लाईज का हमारे पास जो बैलेंस आया है वो आया है 750, जो कि 2080 में से हमने क्रेडिट किया था, माइनस किया था, तो वो हमारे पास आ गया था 750, जो कि सप्लाईज भी हमारे पास डेबिट इन नेचर है। तो जैसे कि आप पुराने ट्रायल बैलेंस में भी अगर देखेंगे हम ऊपर जाके, तो सप्लाईज यहाँ पर हमारे को डेबिट वाले साइड में दिया होता है, क्योंकि सप्लाईज आपका एसेट होता है, तो एसेट आपका डेबिट होता है। तो सप्लाईज हमारा चूँकि डेबिट इन नेचर है, तो सप्लाईज की वैल्यू 750 हमारे पास बैलेंस था, जो कि क्लोजिंग बैलेंस होता है आपका सबसे आखिरी वाला। तो बैलेंस हमारे पास 750 बचा था, तो हम यहाँ पे सप्लाईज वाले में 750 मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं अकाउंट टाइटल में सप्लाईज और वैल्यू डाल देते हैं डेबिट में 750। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास अगला अकाउंट कौन सा गिवन है। अगला अकाउंट हमारे पास है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी आपका डेबिट इन नेचर होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारी, जैसे कि आप देख सकते हैं 2400 डेबिट हुआ था, जब क्रेडिट हुआ 200 तो हमने माइनस किया था, यानी ये डेबिट इन नेचर है, डेबिट में प्लस होता है।
तो जो चीज़ जहाँ प्लस होती है यानी वो उस चीज़, जैसे अगर यहाँ पे रेवेन्यू होता है, सेल्स होता है, तो वो हमें पता है क्रेडिट इन नेचर होता है। जब भी वो क्रेडिट होगा यानी वो इंक्रीज़ हो रहा है, जब भी रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है यानी वो क्रेडिट पे प्लस होगा। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो इसका बैलेंस हमारे पास 2200 आया था और ये डेबिट इन नेचर है, तो ये डेबिट वाले साइड पे लिखा जाएगा। जैसे कि आप ऊपर अगर ट्रायल बैलेंस में देखें तो यहाँ पर हमारे को प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट में ही दिया हुआ था। तो नीचे चलते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की तरफ और यहाँ पर लिख देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस और वैल्यू थी इसकी 2200। तो इसके बाद अब चलते हैं हमारे अगले अकाउंट की तरफ, जो कि हमारे को बेसिकली गिवन है प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद लैंड एंड बिल्डिंग्स। तो लैंड और बिल्डिंग्स की अलग अलग बने हुए हैं, तो मैं इसको अलग अलग ही बनाऊंगा। तो लैंड की हमारे पास है बैलेंस 12,000। लैंड भी आपका एसेट होता है जो कि आपका बेसिकली फिक्स्ड एसेट होता है। बिल्डिंग्स भी आपका फिक्स्ड एसेट होता है 60,000, जो कि आपके 12 महीने से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो 12,000 और 60,000 ये आपके लैंड एंड बिल्डिंग्स, इसको भी हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लैंड 12,000 और फिर 60,000 आपकी बिल्डिंग्स। ये दोनों अकाउंट्स आ गए। उसके बाद अब चलते हैं हमारे अगले लेजर अकाउंट की तरफ, जो कि है बेसिकली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग्स। तो अब ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग्स होता है ये आपका होता है क्रेडिट। तो क्योंकि आपका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है वो डेबिट इन नेचर होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग्स जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट करना होता है वो आपका क्रेडिट इन नेचर होता है। तो मैंने आपको बताया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है, जो कि बेसिकली एक आप वो आप ऐसा वो सेविंग अकाउंट समझ लें जो आप किसी एक प्रोडक्ट की वैल्यू को जमा कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रिंटिंग का बिजनेस है और मेरे पास मशीनरी लगी हुई है, तो एक वक्त आएगा कि वो मशीनरी की वैल्यू बिल्कुल डेप्रिशिएट हो जाएगी, यानी वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। जब वो उस मशीनरी की वैल्यू पूरी ज़ीरो हो जाए, डेप्रिसिएशन पूरी ज़ीरो हो जाए, वो मेरे किसी काम की ना रहे, तो मेरे पास उतने ही अमाउंट मौजूद होना चाहिए कि मैं एक नई मशीनरी ख़रीद सकूं। तो मुझे क्या करना होगा कि हर वक्त जैसे जैसे मेरी चीज़ एक डेप्रिशिएट हो रही है, मैं उसी के मुताबिक एक अमाउंट निकाल कर अपने एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, जो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहलाता है, उसके अंदर जमा करता रहूँगा कि जब वक्त आएगा नई मशीनरी लेने का तो मेरे पास पैसे मौजूद हों। तो डेप्रिसिएशन का भी एक पूरा टॉपिक है, वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो फिलहाल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका क्रेडिट इन नेचर होता है, तो मैं इसको यहाँ पर 250 क्रेडिट कर दूंगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग्स, जिसकी वैल्यू थी 250। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये बिल्डिंग्स का है, खाली बिल्डिंग्स का है। तो मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिए हैं, तो मैं खाली बिल्डिंग्स कर देता हूँ, उसको लैंड हटा देता हूँ। और उसके बाद अगली वैल्यू थी हमारे पास, मैंने नाम देखा था इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट की क्या वैल्यू है? इक्विपमेंट भी आपका एसेट होता है और फिक्स्ड एसेट होता है इक्विपमेंट भी। तो इक्विपमेंट की वैल्यू आपके पास है 15,000 बैलेंस, तो मैं यहाँ पे 15,000 लिख देता हूँ, 15,000। उसके बाद अगला आपका होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ये होगा आपका इक्विपमेंट का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके हर अकाउंट का हो सकता है जो जिसके आप पैसे जमा करना चाह रहे हैं। जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे बिल्डिंग्स का था, अब आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का। जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है कि वो इतने एक महीने में इतनी डेप्रिशिएट हो रही है, तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की वैल्यू हम देख लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की वैल्यू है 125, यानी हर महीने उसकी वैल्यू $125 जो है हमारी जो क्या है इक्विपमेंट है उसकी वैल्यू $125 हर महीने गिर रही है। तो $125 हम यहाँ पे, बल्कि मैंने आपको कहा था क्रेडिट है तो मैंने उनको डेबिट में लिख दिया है, ये आएगा इस साइड पर, ठीक है, सॉरी फॉर डैट। आपके एक्यूमुलेटेड क्रेडिट वाले साइड पे आ गए। अब उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले अकाउंट्स की तरफ, जो कि बेसिकली है हमारे पास अकाउंट्स पेबल। अब अकाउंट्स पेबल तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अकाउंट्स पेबल को हम फ्रैंकफर्ट में कहते थे क्रेडिटर्स, और यहाँ पर ये लोग नाम यूज़ करते हैं अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट पेबल वो होते हैं जिनको आपको पैसे चुकाने होते हैं, जो आपके कर्जदार होते हैं, जिनसे आपने कर्जा लिया हुआ होता है,
या कोई सामान आपने क्रेडिट पे बाय किया हुआ होता है। तो 4800 हमारे अकाउंट्स पेबल की वैल्यू जो कि क्रेडिट होगी। अकाउंट पेबल 4800। तो उसके बाद चलते हैं हमारे अगले अकाउंट्स की तरफ, जो कि बेसिकली अकाउंट्स पेबल के बाद अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू। तो अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू की वैल्यू हमारे पास थी 3300 और डेबिट जब हुआ था 2200, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हुआ था, यानी ये हमारा क्रेडिट इन नेचर है। डेबिट में ये प्लस नहीं हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, और अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू हमारा क्रेडिट इन नेचर होता है। ठीक है, तो अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू क्रेडिट इन नेचर है और आपका ये वैल्यू आपके पास बैलेंस में है 1100। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू 1100। अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू हो गया हमारे पास। उसके बाद होता है अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे दिया हुआ है वीडियोस में। अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू वो रेंट रेवेन्यू जो आपने कोई जगह किसी को रेंट पे दी हुई है और लेकिन आपने उसने आपको पेमेंट दे दी है, लेकिन वो पेमेंट अभी उसने जो है वो पूरा रेंट जो है पूरे महीने का आपको दिया है, लेकिन वो पूरा महीना उसका भी पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक वो, या अगर 1 साल का किसी ने आपको पूरा रेंट दिया हुआ है, तो जब तक वो पूरा साल पूरा नहीं हो जाता तो वो आपके पैसे जो है वो अनअर्न्ड रहेंगे। अब वो महीने महीने उसमें से पैसे अगर आप चेक करना चाहें तो महीने महीने भी आप उसके अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू निकाल सकते हैं कि कितना पैसा, जस्ट लाइक कितना पैसा हलाल हो गया, कितना पैसा हराम हो गया, जस्ट लाइक दैट, कि कितना पैसा आपके हक का है कि आपने जो है उसको जो है आपने फुलफिल कर लिया, आपने उसको सर्विसेज दे दी इतने पैसों की, और कितना उसका बाकी है। जैसे अगर कोई बंदा 1 साल के लिए किसी को कोई जगह किराए पे देता है, रेंट पे देता है, तो अगर 4 महीने उसके पूरा होगा तो यानी 4 महीने के उसने जो है अपनी सेल्स रेंट रेवेन्यू हो गया उसका 4 महीने का। अनअर्न्ड जो है 6 मंथ्स का उसका रह गया है, सिंपल स्टेट। और उसके बाद आपके पास है सैलरीज एंड वेजेस पेबल। तो ये पेबल है तो सिंपल स्टेट ये क्रेडिट है, तो क्रेडिटर में आएगा, तो बैलेंस इसका 750 है सैलरीज एंड वेजेस पेबल का। सैलरीज एंड वेजेस पेबल और इसकी वैल्यू क्रेडिट होगी हमारे पास 750। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले अकाउंट की तरफ, जो कि है हमारे पास इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल भी आपको पेबल से ही पता चल रहा होगा, 400 इसकी वैल्यू है। और उसके बाद है मॉर्गेज पेबल जिसकी वैल्यू है 40,000, दोनों हमारे क्रेडिट हैं। 400 और 40,000, 400 और 40,000। 40,000 है हमारे पास मॉर्गेज पेबल, और ये था हमारे पास 400 वाला इंटरेस्ट पेबल, आई गेस इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले अकाउंट की तरफ, जो कि है हमारे पास रेंट ओनर्स का कैपिटल। और कैपिटल हमें पता है क्रेडिट इन नेचर होता है, जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट वाले साइड पे आता है। 41,380 हमारा ओनर्स का कैपिटल है, जो कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओनर्स कैपिटल 41,380। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अगला अकाउंट जो कि है बेसिकली रेंट रेवेन्यू। अब आपका अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू जब क्रेडिट इन नेचर है तो आपका जो रेंट रेवेन्यू होता है वो भी क्रेडिट इन नेचर ही होता है, बिकॉज आप रेवेन्यू इज़ जस्ट लाइक सेल्स। तो सेल्स जब भी होती है वो हमारे क्रेडिट वाली साइड पे आती है। इसलिए आप देख सकते हैं जब एक बैलेंस हमारा ट्रायल बैलेंस में 10,300 हुआ तब दिया हुआ था, और जब उसमें एडजस्टिंग एंट्री परफॉर्म हुई है 2200, तो वो उसमें ऐड हुई है 10,300 में वो ऐड हुई है, तो जो कि हमारे पास वैल्यू बन गई है 12,500। तो यानी क्रेडिट में प्लस हो रही है, तो इसका मतलब है हमारे पास क्रेडिट इन नेचर है। तो रेंट रेवेन्यू भी हमारे पास क्रेडिट इन नेचर है जिसकी वैल्यू है 12,500। रेंट रेवेन्यू 12,500। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले अकाउंट की तरफ, जो कि है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। और एक्सपेंसेस हमारे सारे जो हैं डेबिट इन नेचर होते हैं, और इसकी वैल्यू है 600। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग जो इन्होंने की थी उसका एक्सपेंस जो इनके ऊपर आया है वो आया है 600। उसके बाद अगला है हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये भी एक तरीके का एक्सपेंस है, तो ये भी 375 डेबिट में आएगा। ठीक है, पहले वैल्यू लिख लेते हैं 375, फिर आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। उसके बाद है आपके पास सप्लाईज का एक्सपेंस जो कि है 1330, वो भी हम लिख लेते हैं सप्लाईज एक्सपेंस 1330।
उसके बाद है आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये भी एक एक्सपेंस है तो इसकी वैल्यू भी 400 डेबिट होगी। इसको भी लिख लेते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस 400 इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। और अब है आपके पास इंश्योरेंस एक्सपेंस जो कि 200, ये भी आपके पास एक्सपेंस है। अब हमारे पास सारे एक्सपेंसेस रह गए हैं तो सिंपल सब ये डेबिट में आएंगे, इंश्योरेंस, ये एक्सपेंस, और उसके बाद आपके पास है यूटिलिटीज़ एक्सपेंस और सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस। सैलरीज एंड वेजेस, इसको मैं पेबल को हटा के एक्सपेंस कर देता हूँ सिंपल, और यूटिलिटीज़ एक्सपेंस, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस, और सैलरीज एंड वेजेस की हमारे पास वैल्यू जो गिवन है वो है 4050, जो कि बैलेंस है हमारे पास 4050, और हमारे पास इसका बैलेंस है यूटिलिटीज़ का 900। अब हमने क्या करना है, अब हमें करना है डेबिट वाले साइड को पूरा प्लस और क्रेडिट वाले साइड को पूरा ऐड करना है, तो दोनों साइड हमारे इक्वल आना चाहिए जब हम कहेंगे कि हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो मैं यहाँ पर जो है सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा, आप कैलकुलेटर वगैरह से सब ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास ये दोनों चीज़ें इक्वल आ रही। तो ये तो मेरे पास आ गया 1,01,305 डॉलर। तो अब हम चेक करते हैं क्या राइट हैंड साइड भी हमारी इस के जैसी इक्वल आ रही है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है, डेबिट वाली और क्रेडिट वाली, जिसकी टोटल वैल्यू आई है 1,01,305 डॉलर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की, जिसका जो ये साबित करता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल एडजस्टेड वाला परफेक्ट है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन था जो कि हमने शुरू किया था 3.2A वीकेंड की बुक का, स्काईलाइन मोटल का। ये हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज थी, ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी। अब अगले वीडियो में जो हमें बनाना है, जो हमारा गोल है, वो है इनकम स्टेटमेंट और ओनर्स का इक्विटी स्टेटमेंट बनाना है, जो कि ओनर्स का हमें कैपिटल निकालना है बेसिकली, और फिर हमारे को उसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो ये भी थोड़ी एक बड़ी वीडियो होगी क्योंकि इसमें 3 काम हमें करना है। तो और ये हमारा ए पार्ट था एडजस्टिंग एंट्रीज़ का, ये हमारे सारे लेजर अकाउंट्स थे और जिनकी मदद से हमने अभी बनाया ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसका डी पार्ट होगा, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।